राजनीति में प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि अब राजनीति में हिसाब कितना किस्सा सियासत की अगर हम बात करें तो इंदौर के भी तमाम किस्से हैं जो चर्चित हैं। लगातार चुनावी मैदान में लड़ाइयों के बाद एक दूसरे के प्रति आदर का भाव इतना ज्यादा रहा इससे आज भी लोग अगर सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार क्या ऐसा हो सकता है, ये संभव है नहीं। नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। किस्सा सियासत की अगर हम बात करें तो इंदौर के भी तमाम किस्से हैं जो चर्चित हैं और शायद वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए, कुछ एक किस्से ही पहुंचे हैं। बाकी अगर हम बात करें कुशाभाऊ ठाकरे की, अगर हम बात करें सुमित्रा महाजन की, या हम बात करें यहाँ पर जो सेठ रहे हैं हुकुमचंद सेठ की बात करें तो उनके जो किस्से हैं बड़े चर्चित किस्से रहे हैं। मेरे साथ में आप जो देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे उन्हीं से। नवनीत जी हैं, नवनीत शुक्ला जी हैं और राजनीति को बड़े अच्छे से समझते हैं, इंदौर को बड़े अच्छे से समझते हैं और इंदौर के राजनीतिज्ञों को बड़े अच्छे से समझते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उन्हीं से बात की जाए और इस किस्सा सियासत को उन्हीं से सुना जाए। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर हम शुरुआत करें तो कहाँ से ये शुरुआत होगी इंदौर के किस्सा सियासत की, और ये कैसे ये कहानी आगे चलेगी? मैं लगभग 44 साल से राजनीति में हूँ, तो मैंने देखा है, मैंने पुराना राजनीति का आधार भी देखा, चरित्र भी देखा और बदलते परिवेश में भी राजनीति का चरित्र देखा है। मैंने पाया है, मुझे देख रहा हूँ, उससे मुझे लगने लगा है कि राजनीति में प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई है कि अब राजनीति में हिसाब चुकता है। और किसी जमाने में अगर हम बात करते हैं, पुराने टाइम की हम बात करते हैं, इसी शहर में कांग्रेस और भाजपा के बीच लगातार चुनावी मैदान में लड़ाइयों के बाद भी एक दूसरे के प्रति आदर का भाव इतना ज़्यादा रहा कि वो किससे आज भी लोग अगर सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार क्या ऐसा हो सकता है, ये संभव है नहीं। इसलिए मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। सबसे पहले कि जब कुशाभाऊ ठाकरे, चूंकि इंदौर से उनका लगाव रहा, तो कुशाभाऊ ठाकरे जब इंदौर आए, जब अध्यक्ष बन गए, मैं आपको रोक रहा हूँ लेकिन ये किस्सा कब का होगा वो भी जरूर बताइए। ये होगा किस्सा आप समझ लीजिए कि 80 के लगभग 80 के दशक की बात है। तब कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उसके बाद वे जो है यहाँ इंदौर आए थे। तो उस समय पे नरेंद्र मोदी जी उनके साथ आए थे, तो संगठन का काम करते थे। तो यहाँ भाजपा के कार्यालय में वो ठहरे थे। सन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर जब वो आए थे तो उन्होंने दरवाजे पे, जब अंदर जाने लगे अपने कमरे में, तो उन्होंने अपने दरवाजे पे खड़े हुए लोगों से कहा भी कि मेरे एक मित्र आने वाले हैं, कुछ सामान अंदर लेके आ जाना। किसी ने पूछा कौन आने वाला साहब, वो आएंगे तो बोले पता लग जाए। और आधे घंटे बाद में एकदम भाजपा कार्यालय में थोड़ी सी भगदड़ की स्थिति में सुरेश सेठ आ रहे हैं। सुरेश सेठ उस समय बड़े कद्दावर नेता होते थे कांग्रेस के और बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़ने वाले नेताओं में रहे। तो उन्होंने कहा कि वो नीचे, वो जो ऊपर आने लगे तो उन्होंने आवाज लगा पूछा कहाँ है भाई, पूछा तो किसी ने जाके अंदर कहा साहब सेठ साहब आए हुए। तो उन्होंने कहा अच्छा भैया। तो फिर कुशाभाऊ ठाकरे बाहर आए, उनसे गले मिले, तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वो कमरे में चले गए। और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, कोई भी आया तो उसको मना करना है कि हम अंदर रहेंगे, बात करना है। और जो लोग वहाँ मौजूद थे उनका कहना भी ये था कि कम से कम आधे घंटे दोनों के बीच में बहुत ही मतलब हास्य की बात होती रही, दोनों बड़े बात हुई। तो जब सुरेश से बातचीत के बाद बाहर निकल गया तो जो कुछ पत्रकार निकले तो उन्होंने पूछा कि क्या आप सब आप आए हो, भाजपा में जा रहे हो? बोले नहीं, सवाल नहीं उठता, मेरी विचारधारा बहुत अलग है, ये विचारधारा तो मेरी हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ कैसे आए? तो उन्होंने कहा ये ऐसा है कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है और दोस्त भी मेरा भाई भी है। क्योंकि अब इसकी जवाबदारियाँ बहुत बढ़ गई, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है और उसको बहुत ज़्यादा इसको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ना ये बहुत लापरवाह खाने के मामले में। तो मैं इसको इतने समझाने आया था कि तो कोई खाने वाने का पूरा ध्यान रखना, तो तेरी जवाबदारी बहुत ज़्यादा है, तो जरूरत पड़े तो मुझे बताना, खाने वाने का घर से नहीं, तो घर से भिजवा दूँगा तेरे लिए खाना वगैरह, तो इसलिए बोलने आया था। दूसरा है ना, ये बहुत बोले, एक तो झूठ बत्तीबाजी बहुत करता बोले, मेरे साथ में बोले, इसलिए मुझसे कहा कि मैं ना वहाँ का जिरावन भिजवाता हूँ राजस्थान का, तेरे को 6 महीने पहले बोल के गया था। तो मैं उससे पूछने आया था तेरा जिरावन वहाँ से चला कि नहीं चला, तो उन्होंने कहा मैं ये पूछने आया था। तीसरी सबसे जरूरी बात बोलने आया था कि बेटी की शादी है, तो उसको बोलने आया था कि मैं स्टेज पे रहूँगा, तो नीचे आके खड़े हो जाना, गेट पे जो आने जाने वाले उनका ध्यान तेरे को ही रखना है। और उसके बाद में सेठ साहब वहाँ से चले गए। तो ये इस प्रकार के रिश्तों के बीच वहाँ एक ये समय था इस शहर में कि बहुत आदर भाव के साथ में, लाभ विचारधारा के विरोध के बाद बहुत आदर भाव के साथ में एक दूसरे का सम्मान करते। इन दोनों की जो सियासत की तलखी थी वो कैसे? नहीं, बहुत ज्यादा थी। सेठ साहब तो भाजपा को लगातार प्रहार करते रहते थे। भाजपा ये सारे लोग जो है, सेठ साहब अपने घर में निर्दलीय
जो सुरेश रेड्डी हैं निर्दलीय जीते हैं उस शहर में। वो एकमात्र ऐसे नेता जो हैं जो निर्दलीय होकर भी जीते हैं इस शहर में। और भाजपा से मोर्चा भी उनका ही सबसे ज़्यादा होता रहा है। भाजपा उस समय में उतनी सक्षम नहीं थी, पर फिर भी भाजपा का अपना वजूद तो था ही इस शहर में। और जबरदस्त नेता थे वो, कभी भी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं करी कि कौन होगा। पर इसके बाद भी उनका ये था कि अगर गलत है तो गलत है। मतलब अगर भाजपा जैसे प्रकाश सोनकर का स्टेशन पे जो दुकानें वाले थे तोड़ दी नगर सर साहब को लगा कि गलत हुआ, तो जाके उन्होंने खुद खड़ा होकर माफी मांगी, बोले नहीं वापस ठीक करवाइए, सब चीज़ों को गलत है, किसी आदमी के साथ ये नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक प्रतिकूल तो अपनी जगह थी, पर एक दूसरे के सम्मान का मामला भी बदला था उस टाइम पे। अब तो ये सब चीजें रही। और ये नोक झोंक की बात अगर करें दोनों के बीच, तो कभी ऐसी हल्की तलखी हुई, कभी किस तरीके, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कभी सामने आई? नहीं, इनके बीच तलखी नहीं। जब मैं समझता हूँ साथ कि जो लोग इंदौर में खड़े होते थे तो कुशाभाऊ ठाकरे रणनीति तो इंदौर में आके बनाते ही थे ना, जो वो तो पूरे उसमें ना, और बहुत ही ईमानदार नेताओं में कुशाभाऊ ठाकरे को लेकर एक धोती और एक पंचा और एक बैग लेकर तो थैली में घुमा करते थे। वो तो कभी उनके अलावा तो कुछ बस कपड़े रहते ही नहीं थे ना। तो बहुत ही उस विचारधारा के लोग थे वो, कि कभी उन्होंने आज का जो विचारधारा है भाजपा के चरित्र में दिखती है कि तमाम लोग जो है सुविधाभोगी राजनीति करने लगे। वो तो उन दिनों के थे कि जब कुछ क्वेश्चन हो तो पैदल खुद ही निकल पड़ते थे कार्यकर्ता के जाने के लिए, खुद कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे कि वो बहुत दिनों दिखाने उसको देखो जाके क्या है। तो ये इंदौर की माटी में है या ये आप कुछ और कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? नहीं, इंदौर का देखिए, इंदौर का राजनीतिक चरित्र बहुत अलग प्रकार का रहा है। ये तो पिछले दिनों ये जो चरित्र में गिरावट आई है वो एक अलग बात होती है, पर इंदौर की राजनीति में बहुत सम्मान रहा है। आज भी हम कहते हैं बहुत बार कि एक दूसरे के प्रति आदर का भाव तो हम बहुत बार देखते हैं कि लोग आपस में मैदान में लड़ने के बाद जब आपस में मिलते तो एक साथ खाना खाते हैं। तो ये जो कहानी है मुझे लगता है कि लोगों ने शायद ही सुनी, नहीं सुनी होगी। ये कहानी ये अपने आप में, मतलब मैं नहीं समझता किसी ने सुनी होगी, क्योंकि हमने ही कहानी लिखी थी जो उस समय में जो है। और ये इंदौर समाचार में पूरी उनकी छपी भी थी और मैंने भी मतलब स्थानीय अखबारों की सुर्खियां रही। तो मुझे उसी में तो मैंने भी उठा के लिखा था उस समय, जब इंदौर समाचार विवेक सेठ से बात होती थी, कहा उससे क्या रिश्ता था हुआ, मुझे बताओ। तो निश्चित रूप से देखिए ये सही बात है। आज बीजेपी जो है कुशाभाऊ ठाकरे के पद चिन्हों पर चल रही है, उनकी हमेशा उनको याद करती है और उनके कहे जो बातें हैं उस पर अमल भी कर रही है। मुझे लगता है कि ये उन समय की बातें हैं, उस समय की बातें हैं जब शायद हम बहुत छोटे थे या हमारा जन्म ही हुआ था, ये कह लीजिए, क्योंकि हम उन चीजों को सिर्फ सुन सकते हैं और उनको सुनकर के निश्चित तौर पे आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, जो युवा है, जो नेता है, हम कहते हैं कि युवा नेता है, तो उन युवा नेताओं को कहीं ना कहीं उन लोगों से सीखने की भी जरूरत है। हम दूसरे किस्से पर आते हैं। दूसरा किस्सा हम सुनेंगे आपको, मुझसे किसके नाम का? दूसरा किस्सा जो है, देखिए ये इसमें मैं समझता हूँ जो उसके पहले की अगर हम बात कर ले, बहुत पहले की भी, तो इस शहर की पत्रकारिता का बहुत आदर हुआ करता था और जो पत्रकार थे उनको राजनेताओं से बहुत सम्मान मिलता था। राजनेता बहुत मतलब डरते नहीं थे। मैं उस युग की बात कर रहा हूँ जब बिना लाके से लेकर तमाम ऐसे पत्रकार हुआ करते थे, जवाहरलाल लाठौर जैसे लोग, कि जिनके सवालों से घबरा कर लोग पहले हाथ जोड़ लेते थे कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई गलत जवाब निकल जाए, क्योंकि पत्रकारों की अपनी स्टडी में खूब हुआ करती थी। वो एक विषय पर बात करते थे तो लोग समझते थे कि यार गलत अगर जानकारी देना उससे मत दो। तो ये उस समय की बात है, उस पत्रकारिता की युग की बात है जब मैं क्षेत्र में रहा। तो एक बार क्या, जब सेठी जी जो है चुनाव जीतने के बाद में शहर में आ रहे थे, उनका अचानक नए क्षेत्र में जुमाने पत्रकार थे, तो वो अपनी लूना से जा रहे थे। पत्रकारों के मन में बहुत ज़्यादा ऐसा रहता नहीं था जैसे आज की स्थिति की जाके बढ़ जाए। तो उन्होंने हाथ उठाया तो सेठी जी को बुलाया, तो सेठी जी हाथ ऊँचे करके सीधे निकल गए थे। तो सेठी जी जब वहाँ पहुँचे रेसिडेंसी, तो उन्होंने सीपी शेखर उनके मंत्री हुआ करते, तो उनसे बोला कि महेश चतुर्वेदी जी को बुला के लाइए, मुझे उनसे मिलना है। क्योंकि उसमें पत्रकार विजन भी देते थे, उस टाइम के पत्रकार नेताओं को विजन भी देता था। तो सीपी शेखर समय उद्योग मंत्री थे उस समय, सीपी शेखर साहब उस समय, तो वो जो है जब उनके घर गए, मतलब तो कार से गए अपना, तो महेश चतुर्वेदी ने उनसे कहा कि ये कार वाले के हमारे घर मत आया करो, आप लोग किसी काम करते नहीं तो लोग फिर हमारे यहाँ उम्मीद लगा के आते हैं और हमसे काम होता नहीं, इसलिए आप कृपा करके जब आना हुआ मेरे गाली एक बड़ी गाली इस प्रकार। तो फिर वो वापस चले गए लौट के। फिर उन्होंने मलारगंज थाने पर अपनी गाड़ी खड़ी की, एक सब इंस्पेक्टर के साथ बैठ के स्कूटर से आए, फिर उनके साथ में उस स्कूटर से बैठ के महेश चतुर्वेदी को रेसिडेंसी लेके गए और वहाँ जाकर उन्होंने सेठी जी से बात कराई। ये भी एक अपने आप का अलग ही किस्सा हुआ। हाँ, ये अपने आप में बड़ा विचित्र किस्सा रहा, पर उस टाइम के पत्रकारिता का युग था। बाद में
बदल गई, तस्वीर बदल गई, बहुत सारी बदल गई। लोगों की निष्ठाएं जिस प्रकार से तेजी से इधर से उधर होने लगी, पत्रकारिता की निष्ठा भी इधर से उधर होने लगी, बहुत सारी चीजें इसमें रही है। मैं समझता हूँ शायद मैंने पटवा जी के साथ का कार्यकाल भी देखा है, करीब से देखा है, मैंने उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि उस समय तो अकेली सरकार उन्हीं की थी जब प्रदेश में। और बहुत कम लोगों को ये बात शायद नहीं मालूम होगी कि पटवा जी और कैलाश जोशी जी के रिश्तों में बहुत खटास थी। अच्छा। कोई मौका नहीं छूटता था जब एक दूसरे को नीचा या एक दूसरे को कमतर करने में कोई उनका वो रहता हो प्रयास है। पर इन सबके बावजूद भी एक बड़ी मजेदार बात ये थी कि पटवा जी के यहाँ मतलब उनके काकी साहब कहते थे उनको, और कैलाश जोशी जी के भाभी साहब कहते थे उनको, इन दोनों की बहुत अच्छी अभिन्न मित्रता। अच्छा। तो एक दूसरे के घर में क्या बनता था रोज, इसकी बात रोज होती थी, और क्या अच्छा बना है वो एक दूसरे के घरों में टिफिन से जाया करता। क्या और दोनों ही दिग्गज नेता आपकी टेबलों पे दूध पड़ती, किसके घर से क्या आया बता था, विरोधी के घर से क्या आया है इसमें। इसके बाद में कभी उन्होंने ये ऐसा इसको लेकर कोई रिएक्ट नहीं करता था कि वो कि नहीं ठीक है ना, उनके वो अपने बुनियादी रिश्तों में, राजनीति अपनी जगह होती है, व्यक्तिगत रिश्तों का मामला अलग होता है, ये इस प्रकार से होता था। और कभी उनके बीच में ये खिंचाव नहीं आएगा, चाहे खाना क्यों आता है, ये कुछ नहीं आता, ये राजनीति घर से बाहर पारिवारिक रूप से मतलब एक सीमा जो है, एक दायरा जो है बहुत जरूरी है, राजनीति में हो चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो। नहीं, हम वैचारिक मतभेद तो किसी से भी हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए हमारा, ये हमेशा मानता हूँ कि बहुत बार हमने किसी जगह देखा इस शहर में कि हमने तो आठों सीटें कांग्रेस को जीतते हुए देखा और हमने आठों सीटें भाजपा को जीतते हुए देखा। ये बड़ी बात है दर्शकों, मैंने आपको बीच में रोका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंदौर उस तरह का भी रहा है कि जब कांग्रेस यहाँ पर फुल फ्लैश रही, वो समय भी रहा कि जब बीजेपी यहाँ फुल फ्लैश है। तो ये दोनों ही चीजें हमको आसानी होगी उन चीजों को समझने में, शायद आप उसी बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, अभी तक आज़ादी के बाद कुल मिला के 10 चुनाव हुए लोकसभा हमारे, 10 में से केवल 6 चुनाव जो हैं वो लहर के, मतलब और शहर की संस्कृति ये रही कि वो लहर के साथ गए, कभी भी लहर के विपरीत चुनाव कभी नहीं हुए यहाँ पे। जब भी कोई लहर चली, चाहे वो मोदी जी की चली हो, चाहे इंदिरा जी की चली हो, चाहे राजीव गांधी की चली हो, लहर के साथ चुनाव, चाहे राम की लहर चली तो राम की लहर के साथ चलेगा। इस शहर की विशेषता है कि लहर के साथ ही चुनाव गया हुआ है। सामान्य स्थिति के चुनाव जब भी हुए हैं तो बहुत ज्यादा उसका असर देखने को नहीं मिला। ये दोनों कोई भी जीत जाए ऐसा कुछ होता नहीं था। लंबे समय से रुद्रा महाजन विपरीत तरजीब चंडी जी द्वारा भी जीती थी, तो वो बहुत सामान्य स्थिति का चुनाव, तो उस समय कोई ऐसी लहर नहीं थी। तो इस शहर का एक स्वभाव भी है कि शहर आप देख लेंगे, आंख बंद करके देखेंगे तो आपको दिखेगा ये सारा चुनाव लहर के साथ था। शहर में जब भी कुछ होगा तो लहर के साथ होगा, जब सामान्य चुनाव होते तो फिर यहाँ बड़े परिवर्तन की संभावना देखने होती है निश्चित तौर पे। तो मैं एक आपसे और एक शख्सियत के बारे में पूछूंगा, क्योंकि दरअसल हम इंदौर से हैं और इंदौर में हैं और बात इंदौर की राजनीति की है, तो सुमित्रा महाजन को छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। सुमित्रा महाजन 8 बार की सांसद रही हैं और इंदौर की राजनीति को बेहतर तरीके से उन्होंने समझा और जिया है। लोगों के बीच उन्होंने अपनी अच्छी पैठ बनाई, लेकिन क्या उनके भी कुछ ऐसे किस्से हैं जो बड़े मजेदार हैं या जो सुनने में आपको अच्छे लगे? हम जानते हैं नवनीत जी से, क्या कोई एक किस्सा जो आपको याद हो, बड़ा अच्छा सा किस्सा उनके इलेक्शन के टाइम का या ऐसा कोई? देखिए, सुमित्रा महाजन जी का एक ही चुनाव बहुत कठिन रहा। वो चुनाव तो सत्यनारायण पटेल जब कांग्रेस से लड़े थे, क्योंकि ठीक उसके थोड़े समय पहले 3-4 महीने पहले चुनाव हुए थे और रमेश मंडोला क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक और 1 लाख से ज्यादा वोट के वो जीते थे। और उनके रिश्तों में मतलब दो हम लोग कहते हैं कि हमारे परंपरा ताई और भाई के रिश्तों में जो बड़ी, ये इंदौर में कहावत है, ये ताई और भाई के रिश्तों में बड़ी खटास बनी रहती थी। भाई मतलब कैलाश। तो इनके हमेशा, और ये दिल्ली से भोपाल तक इस बात का जिक्र रहता था कि ताई और भाई का बीच में बहुत बिगड़ा हुआ है, तो वो नहीं हो पाता है। हालांकि कभी मेरे को ऐसा लगा नहीं, मैंने बहुत बार ताई से बात किया, बहुत बार कैलाश की बात करें कि कहीं सार्वजनिक जीवन में कभी ऐसा नहीं होता था कि दोनों को लेके कोई तलखी हो। पर ठीक है, एक खींचतान तो अपनी राजनीति में रहती है, बहुत बार विचार को लेके भी नहीं होता था, क्योंकि ताई ने ही कैलाश को क्षेत्र क्रमांक 4 से क्षेत्र क्रमांक 2 में भेजा था, तो उनकी बड़ी अहम भूमिका है। अच्छा, जब कैलाश 4 नंबर छोड़ना नहीं चाहते तो ताई ने ही उनका प्रयास करके 2 नंबर में भेजा था, फिर उन्होंने वहाँ की राजनीति शुरू की और अब तो स्थापित नेता हो गए। अब क्या हुआ कि चूंकि एक खटास तो थी सत्यनारायण पटेल के चुनाव के दौरान, ये एक सबसे बड़ी मजेदार किस्सा है कि ताई बाकी सब चुनाव तो लाखों वोट से जीतते रही, यही एकमात्र ऐसा चुनाव है जिसमें 8 से 10 हजार वोट से ताई जीत पाई थी, राम करके। 2 नंबर में टेबलें नहीं लगी थी, कई जगहों पर भाजपा की टेबल ही नहीं लगी थी। ये पहला चुनाव था और 1 लाख वोट की जीत का खड्डा जो है वो 250 वोट पर खसक गया। मतलब इतना अंतर आ गया 3 महीने के अंदर
कि एक व्यक्ति जो 1 लाख वोट से भाजपा को जीता चुका वो पीछे लाके 250 वोट को उसने भाजपा खड़ा कर दिया। उसने अपनी ताकत बता दी कि भाई मैं अगर चाहूंगा तो ही भाजपा यहाँ से जीत सकती है, नहीं तो नहीं जीत सकती। और आज भी ये बात तो है कि वो क्षेत्र क्रमांक 2 में जितना भाजपा का वोटर नहीं है उससे ज्यादा रमेश बिंदुला का है, का अपना वोटर वहाँ पे बना हुआ है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे उनका ध्यान रखते हैं वो लोग, 24 घंटे उनके सुख दुख में शामिल होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना हमारे यहाँ हम लोग कहावत भी कार के स्टूडियो में जो एक बार काम कर लेता है वहीं कर जाता है, कहीं जाता नहीं। निश्चित रूप से देखिए आपने भी एक बात कही, मैं उस पर थोड़ा सा और अगर कोशिश करें 2 मिनट हम बात कर सकें कि ताई ने उनको इलेक्शन हराया जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के और बड़े नेता रहे, और उसके बाद में फिर वो लगातार जीती चली गई। तो ये साहब जो क्या कहेंगे, ये भी एक डेस्टिनी थी, क्या था? नहीं, उसके पीछे देखिए, उसके पीछे ताई का अपना स्वभाव तो है। ताई को लेके शहर में व्यापारियों कारोबारियों के अलावा आम आदमी को कभी भी ये नहीं लगा है कि ताई से उनको किसी भी प्रकार का सांसद या मंत्री रहते हुए कभी उनके परिवार के लोगों, उनके दोनों बच्चों जो उन्होंने कभी किसी को फोन नहीं लगाया। किसी गलत काम के लिए कभी ताई का फोन किसी अधिकारी के पास नहीं। अधिकारी हमेशा ही बात मानते थे कि सुमित्रा महाजन जी का फोन कभी भी किसी काम के लिए कभी नहीं आया होगा कि ये गलत है या उसके लिए नहीं। अगर सही होगा तो ताई खुद बात करती। शहर का विकास में एक मॉडल बना रखा था, उसी फ्रेम में वो काम कर रही थी। और एक सबसे मजेदार बात है कि सुरेश सेठ साहब खुद ही कहते थे कि ताई के ईमानदारी और व्यवहारिकता के कारण कम से कम 2.5 लाख वोट ताई का व्यक्तिगत है इस शहर में, जो ताई का ही वोट है। पर इस शहर में ताई के लगातार जीतने का श्रेय इस शहर के संगठन को भी भाजपा में जाता है, क्योंकि इतनी जमीन मजबूत हो चुकी है संगठन की। कांग्रेस का संगठन तो खैर लचर ही है, पर इतनी मजबूत जमीन भाजपा का संगठन बना चुका है कि बूथ स्तर तक उनको मालूम रहता था कि उनका वोट मिलेगा, उनका वोट नहीं। ये निश्चित रूप से ये एक गौर करने वाली बात है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि राजनीतिज्ञों के अपने जीवन में भी कई ऐसे अवसर होते हैं जब वो अपना वोट बैंक खुद बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसमें ऐसे लोग सफल हुए हैं आज जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना मुकाम हासिल किया, और उनका नाम यहाँ पर, अपना नाम ही काफी है, ये कह लीजिए आप, उनका कुछ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव है। ऐसे नेताओं में शुमार है सुमित्रा महाजन, ऐसे नेताओं में शुमार रहे सुरेश सेठ, ऐसे नेताओं में कुशाभाऊ ठाकरे की बात कर लीजिए आप। वो तमाम दौर जो है 80 के दशक का, 90 के दशक का हम बात करें तो उनमें शायद ये लोग शामिल हैं। बहरहाल नवीन जी आपका बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने समय दिया हमें, और हमने आज उन मुद्दों पर बात की जो आज लोग शायद ही करते हो या किस्सा सियासत ही रह जाते हैं। वो मुझे लगता है शायद ये किस्से पहली बार सार्वजनिक हो रहे होंगे। निश्चित रूप से। तो आपसे फिर मुलाकात होगी इंदौर की किस्सा सियासत को लेकर। मैं फिर आऊंगा आपके साथ और हम बात करेंगे एक नए मेहमान के साथ कि इंदौर में किस तरह का है किस्सा सियासत। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव।